नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम खबरें। बारिश बाइस रहमत है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की लापरवाही के सबब ये बारिश शहरियों के लिए रहमत के बजाय बाइस जहमत साबित हो रही है। शहर हैदराबाद को ग्लोबल सिटी बनाने का वादा किया गया था, वो वादा तो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता मामूली बारिश के साथ ही शहर में सैलाब जैसी सूरत हाल देखी जा रही है। नशीबी इलाकों के साथ साथ अच्छी कॉलोनियों में भी पानी दाखिल हो रहा है। ज़रा सी बारिश के बाद शहर में ट्रैफिक जैम कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में हुई ज़बरदस्त बारिश ने हुकूमत के दावों की खलाई खोल कर रख दी है। मेन होल नाले उबल पड़े, शहर की कई सड़कें झील में तब्दील हो गई थीं। कई मकामात पर घुटनों बराबर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से कई गाड़ियां खराब भी हो गईं। हमेशा मौसम बरसात की आमद से कबल मानसून के इंतजामात के लिए इजलास तलब किए जाते हैं, लेकिन बारिश होते ही इजलास में किए गए फैसलों का असर ज़मीनी तौर पर नज़र नहीं आता। हुकूमत की जानिब से इंतजामात के दावों को सुनकर अवाम को ये महसूस होता है कि अब शायद उनकी परेशानियां कम होंगी, लेकिन बारिश होते ही उन्हें इस तल्ख हकीकत का पता चलता है कि कहने और करने में काफ़ी फ़र्क है। शहर में साबिक़ में जब तेज़ बारिश हुई थी, उस वक्त हुकूमत ने तमाम नालों को साफ़ करवाने और जिन मकामात पर पानी जमा होता है उसकी निशानदही करते हुए वहाँ पानी की निकासी करने के इक़दामात का ऐलान किया था। मानसून टीमों को मुतहरिक करने के दावे किए गए, लेकिन जब भी बारिश होती है हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा टीमें नज़र नहीं आती। चंद मकामात पर इक्का दुक्का टीमें मुतहरिक नज़र आती हैं। ताज़ा तौर पर हैदराबाद, इससे पहले वरंगल में भी ज़बरदस्त बारिश हुई थी। उस वक्त रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने वहाँ का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया और नालों पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करवाने पर जोर दिया था। सवाल यह है कि जब भी मानसून सरगर्म होता है हुकूमत भी सरगर्मी का मुजाहरा करती है, और जैसे ही बारिश थम जाती है हुकूमत भी अपने वादे भूल जाती है। क़ब्ल हुकूमत ने वादा किया था कि शहर हैदराबाद की सड़कों पर एक बूंद पानी भी जमा होने नहीं दिया जाएगा। ऐसे इंतजामात किए जाएंगे कि शहरियों को बारिश के दौरान सड़कों पर पानी नज़र नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स की कमेटी तश्कील देते हुए इस मसले की यकसोई का शहरियान हैदराबाद से वादा किया गया था, जो अभी तक वफा नहीं हो सका। ग्रेटर हैदराबाद की हदें 650 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुकी हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक ड्रेनेज और बारिश का पानी बहने के नाले हैं बड़े, और 216 बड़े और 735 स्क्वायर किलोमीटर तक पाइपलाइन ड्रेनेज है। 9000 स्क्वायर किलोमीटर की सड़कें हैं। अब नज़र डालते हैं उन माहिरीन की तजावीज़ पर जो उन्होंने शहर को बारिश के पानी से महफूज करवाने के लिए पेश की थी। JNTU की जानिब से साबिक़ में बारिश के पानी से शहरियों को निजात दिलवाने के लिए पेश की गई अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया था कि बारिश के पानी के सड़कों पर जमा होने की अहम वजह उसकी निकासी का मुनासिब इंतज़ाम ना होना है। JNTU की टीम ने इस सिलसिले में अर्बन फ्लड इंटीग्रेटेड स्टोर वाटर नेटवर्क के नाम से एक रिपोर्ट साल 2018 में हुकूमत को पेश की थी। उस वक्त GHMC कमिश्नर दाना किशोर थे। JNTU की एक्सपर्ट कमेटी ने इंजेक्शन वेल्स की तामीर और बारिश का पानी जज़ब करने वाले गढ़ों की खुदवाई की तजवीज़ पेश की थी। कमेटी ने तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद शहर के अतराफ में बारिश के पानी के बहाव के लिए 450 स्क्वायर किलोमीटर तक बड़े नाले, 1092 स्क्वायर किलोमीटर तक छोटे नालों की तामीर करवाने का मशवरा दिया था। हुकूमत और खानगी शराकतदारी की मदद से 636 वाटर टैंक्स की तामीर की सिफारिश की गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 2,70,000 वेस्टिंग पिट्स यानी बारिश का पानी जज़ब करने के गढ़ों की खुदवाई का मशवरा दिया था। सड़कों के किनारे वाटर ड्रेन तामीर करवाने की भी तजवीज़ पेश की गई थी। बारिश के पानी को जमा होने से रोकने और इस मसले की यकसोई के लिए 5,000 करोड़ का एक मंसूबा हुकूमत के हवाले किया गया। GHMC स्टैंडिंग कमेटी ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी और इसे मंजूरी के लिए हुकूमत को रवाना कर दिया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में पहल नहीं की गई। अब देखते हैं कि एक और इदारे ओएनटेस कंसल्टेंट्स की स्टडी पर। साल 2007 में GHMC तश्कील के बाद ओएनटेस कंसल्टेंट्स ने ग्रेटर हैदराबाद के मसाइल पर स्टडी की।
इस इदारे ने कहा था कि शहर में 2 सेंटीमीटर बारिश होने पर कई जगहों पर पानी जमा हो जाता है। इस इदारे ने बड़े नालों को 390 स्क्वायर किलोमीटर तक वसअत देने का मशवरा दिया था। इस काम के दरमियान हायल होने वाले 28,000 नाजायज कब्जों को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने नालों में कचरा डालने से रोकने के लिए इक़दामात और नालों में से कचरे की साफ सफाई का मशवरा दिया था। अलावा अजी किर्लोस्कर कमेटी ने 71 नालों को 170 किलोमीटर तक तोसी देने की सिफारिश की थी। उनके अलावा दीगर माहिरीन ने बारिश के पानी के आसानी से बहने के लिए ट्रंक लाइन्स का मशवरा दिया था, जबकि बाज़ ने नालों के मुनासिब अंदाज में सफाई का मशवरा दिया। जीएचएमसी के एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि नालों को डेवलप करने के लिए 12,000 तामीरात को मुनज़्ज़म करना होगा। हालांकि हुकूमत की जानिब से शहरियों को बारिश के पानी से महफूज रखने के लिए ऐलानात तो किए जाते हैं, लेकिन संजीदगी के साथ साबिक़ में की गई स्टडीज़ और सिफारिशात पर गौर नहीं किया जाता और ना ही इस पर अमल आवरी की जाती है, जिससे हुकूमत की नेक नियति का अंदाज़ा होता है। लद्दाख की गलवान वादी में हिंद चीन के फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के 3 माह बाद चीन ने एतराफ़ किया कि इस वाक़े में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस बात की तस्दीक की है कि गलवान में होने वाले तशद्दुद में चीनी फौजी भी मारे गए हैं। ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर हो झेजन ने ट्वीट किया कि जहां तक मुझे मालूम है कि वादी गलवान में हिंदुस्तान और चीन की फ़ौज के माबिन तसादुम में चीनी फ़ौजियों की हलाकत का आदाद शुमार हिंदुस्तान के 20 फ़ौजियों से कम था। झेजन ने यह इंकशाफ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए किया। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर का यह भी कहना है कि किसी भी चीनी फ़ौजी को हिंदुस्तान ने कैद नहीं किया, बल्कि चीन ने हिंदुस्तानी फ़ौजियों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने दावा किया कि तनाज़े के दौरान कुछ हिंदुस्तानी फ़ौजी फ़रार हो गए और कुछ ने हथियार डाल दिए। सिर्फ यही नहीं, ग्लोबल टाइम्स के एडिटर के मुताबिक यहाँ तक कि पेंगोइंग लेक के इलाके में भी चीनी फ़ौजियों ने हिंदुस्तानी फ़ौजियों को ऊंचाई वाले इलाकों से हटा दिया है और उन्होंने तातुल की मुतअद्दिद जगहों पर इजाफा किया है। गौरतलब है कि 15 जून की रात वादी गलवान में हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज के माबीन एक पुरतशद्दुद तसादुम हुआ, जिसमें हिंदुस्तानी फ़ौज के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 फ़ौजी हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक इस तसादुम में 40 के करीब चीनी फ़ौजी हलाक हो गए। हालांकि चीन ने हलाकतों के बारे में कोई सरकारी आदाद शुमार जारी नहीं किए थे। वो इससे इनकार करता रहा कि इस वाक़े में उसे कुछ भी नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शिरोमणि अकाली दल की लीडर हरसिमरत कौर बादल का मरकजी काबीना से इस्तीफ़ा फौरी तौर पर कबूल कर लिया है। आइन की आर्टिकल 75 की ज़ैली दफ़ा 2 के तहत कोविंद ने मरकजी वज़ीर बराए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा कबूल किया। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर करने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म के मशवरे पर कोविंद ने वज़ीर बराए ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर को मरकजी वजारत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का चार्ज सौंपा है। अब वो वजारत ज़राअत के साथ साथ वजारत बराए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के काम भी देखेंगे। खेती से जुड़े बिलों पर मचे हंगामे के बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पार्लियामेंट में पास हुए तारीखी बिलों से किसानों को हिफाजत मिलेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो कई दहों तक इख्तिदार में रहे वो किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल बिलों के बारे में किसानों से झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान सब जानते हैं, वो देख सकते हैं कि बिचौलियों का साथ कौन दे रहा है। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग
बिचौलियों का साथ दे रहे हैं, वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। साथियों, मैं आज कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने लोकसभा में किसानों से मुतालिक 2 बिलों की मंजूरी के सिलसिले में पंजाब और हरियाणा के किसानों के एहतजाजी मुजाहरे पर जुमे के रोज़ कहा कि ये अवाम और हुकूमत के माबीन फासले को जाहिर करता है और इससे जाहिर होता है कि रियासतों से मुशावरत नहीं की गई। चिदम्बरम ने आज कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि किसानों के मुतालिक 2 बिलों को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। पंजाब और हरियाणा के किसान एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, ये अवाम और हुकूमत के माबीन फासले को जाहिर करता है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि दोनों बिल हमारे साबिक फूड सिक्योरिटी निज़ाम के 3 इल्तिज़ाम को चैलेंज करते हैं। वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, पब्लिक प्रोक्योरमेंट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के किसानों ने उन्हें बताया कि वो 1150 रुपये के MSP के मुकाबले प्राइवेट ताजिरों को 850 पर धान फरोख्त कर रहे हैं। रियासती हुकूमत को सूरत हाल की वजाहत करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिलों में संगीन खामी है कि वो इस बात का तयन नहीं करते हैं कि किसान को जो कीमत मिलेगी वो MSP से कम नहीं होगी। रियासतों से मुशावरत नहीं की गई है। बीजेपी हुकूमत की तरफ से इस कानून की मंजूरी रियासतों की इख्तियारात और विफाक के लिए एक बड़ा धचका है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राअत से मुतालिक बिलों के मामले में हो रही मुखालिफत पर जुमेरात को उन्हें तारीखी करार देते हुए कहा कि किसानों को उलझाने में बहुत सी ताकतें लगी हुई हैं। MSP और सरकारी खरीदारी का निज़ाम कायम रहेगा। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों का आंकड़ा आज 3,04,44,800 हो गया। अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों की तादाद भी अब 2,21,41,558 हो चुकी है। इस वबा से अब तक 9,51,606 अफराद मारे जा चुके हैं। यहाँ अब भी 73,51,000 से ज़्यादा अफराद का इलाज चल रहा है। यह आंकड़े worldometers.info के मुताबिक हैं। इसी बीच इजराइल में नए साल रोश हशाना की छुट्टियों से पहले दोबारा 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। इसराइल में अब तक 1,76,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,169 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं न्यूजीलैंड में पिछले 5 हफ्तों से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का एक भी मामला सामने नहीं आया। करीब 1 महीना पहले ऑकलैंड शहर में कोरोना का मामला सामने आया था, जिसके बाद वहां लॉकडाउन लगा दिया गया था। वहां अब तक 1,809 केसेस मिले हैं, जबकि 25 लोगों की मौत हुई है। जुमेरात को मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में सबसे ज़्यादा और रिकॉर्ड इजाफे के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर 96,424 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कोरोना मुतासरीन की तादाद 52 लाख से मुतवाजिस हो चुकी है। जबकि इसी अरसे के दौरान रिकॉर्ड 87,472 अफराद की शिफायाबी से सेहतमंद मरीजों की तादाद बढ़कर 41 लाख से ज़्यादा हो गई है। जुमे को मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुतासरा मरीज़ों की तादाद 96,424 से बढ़कर मजमूई तादाद 52,14,677 हो गई है। इससे कबल जुमेरात को सबसे ज़्यादा 97,894 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इससे पहले 2 दिन में नए केसेस में कमी आई थी। इसी अरसे के दौरान 87,000 से ज़्यादा मरीज़ सेहतमंद हुए हैं, जिससे कोरोना से शिफायाबी हासिल करने वालों की तादाद बढ़कर 41,12,551 हो गई।
इसी मुद्दत के दौरान मजीद 1174 मरीजों की अमवात के साथ हलाक शुदगान की मजमूई तादाद बढ़कर 84,372 हो गई। सेहतमंद होने वालों के मुकाबले वायरस के नए केसेस ज़्यादा होने से एक्टिव केसेस 7,778 के इजाफे से ये तादाद 10,17,754 हो गई। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 19.52% है। शिफायाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 78.86% और फैटेलिटी रेट अमवात की शरह 1.62% है। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा जारी है क्योंकि रियासत में 2043 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 1,67,046 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,016 हो गई है क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 11 अमवात हुई हैं। जुमे को महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.60 है यानी 0.60% है, जबकि मुल्कगीर सतह पर अमवात की शरह 1.61% है। इस वायरस से रुबे सेहत अफराद की गुज़िश्ता 24 घंटों में तादाद 1802 रही, जबकि रियासत में रुबे सेहत होने वालों की जुमला तादाद 1,35,357 रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 50,634 मायने किए गए, ताहम 1,039 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। बहैसियत मजमूई 23,79,950 नमूनों की जांच रियासत तेलंगाना में की गई है। इस मर्ज के फैलने के बाद से अब तक ये नमूने लिए गए हैं। रियासत में सरगर्म यानी एक्टिव केसेस की तादाद 30,673 हो गई है। जीएचएमसी हुदूद में 314 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रंगारेड्डी में 174, मेडचल मलकाजगिरी में 144, नलगुंडा में 131 और सिद्दीपेट ज़िले में 121 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी हिंदुस्तान में लाने की तैयारी चल रही है। इसी बीच इसी वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर आई है। रशिया के वजीर सेहत मिखाइल मुराशको के मुताबिक वैक्सीन लेने वाले हर 7 में एक इंसान इसके साइड इफ़ेक्ट से जूझ रहा है। उन्हें मसल्स और जोड़ों में दर्द हुआ है। हालांकि वैक्सीन लगाने के अगले दिन ये कुछ कम हो गया। मिखाइल ने दावा किया है कि 14% मरीजों में जो भी साइड इफ़ेक्ट दिखे हैं उसका ख़तरा पहले से था। इसकी वार्निंग भी दी गई थी। इस वैक्सीन के शुरुआती ह्यूमन ट्रायल्स के नतीजे लैंसेट जर्नल में 4 सितंबर को पब्लिश हुए थे। वैक्सीन के पहले और दूसरे मरहले के ट्रायल्स में 76 वॉलंटियर्स शामिल हुए थे। इन्हें 2 हिस्सों में वैक्सीन देने के बाद 42 दिन तक निगरानी रखी गई। 21 दिन के अंदर एंटीबॉडीज़ का रिस्पॉन्स देखा गया। लैंसेट में पब्लिश हुई रिपोर्ट बतलाती है कि पिछले ट्रायल के दौरान भी कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स दिखे थे। लैंसेट जर्नल के मुताबिक 58% में दर्द, 50% में जिस्म की हरारत बढ़ी और 42% वॉलंटियर्स को सर दर्द हुआ। इसके अलावा 28% में कमज़ोरी महसूस हुई और 24% में मसल्स और जोड़ों में दर्द हुआ। रशियन न्यूज़ एजेंसी टास के मुताबिक वजीर सेहत ने कहा कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का डोज अब तक 40,000 वॉलंटियर्स में से 300 से ज़्यादा को दिया गया। रूस की वैक्सीन को मॉस्को के गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है। हिंदुस्तानियों को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए रशिया से बातचीत जारी है। मुल्क में इस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज़ लैब की होगी। डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के मुताबिक रशिया अपनी वैक्सीन के 10 करोड़ डोज हिंदुस्तान को मुहैया कराएगा। इस साल के ख़त्म तक वैक्सीन की सप्लाई हो सकती है। अमेरिकी साइंटिस्ट घोड़े की एंटीबॉडीज से कोरोना से मुतासिर अफराद का इलाज करने की तैयारियां पूरी कर चुके हैं। इसी महीने 26 मुतासरीन पर ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल का मकसद इन्फेक्शन को घटाना और इससे शदीद तौर पर मुतासिर मरीजों की हालत में सुधार लाना है। रिसर्च करने वाली अमेरिका की कोस्टा रिका यूनिवर्सिटी का कहना है कि अगर ट्रायल के रिजल्ट असरदार साबित होते हैं तो बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल्स में इलाज किया जा सकेगा। रिसर्चर के मुताबिक उनके पास मौजूद 110 घोड़ों में से पहले 6 का इस्तेमाल रिसर्च में किया जाएगा। इन घोड़ों में चीन और ब्रिटेन से मंगाया गया कोरोना वायरस छोड़ा जाएगा।
कुछ हफ्तों बाद इनमें मौजूद एंटीबॉडीज़ तैयार होंगी, फिर उनके खून से प्लाज्मा लेकर उसमें मौजूद एंटीबॉडीज़ को कोरोना मुतासरीन में इंजेक्ट किया जाएगा। यह एंटीबॉडीज़ मरीजों में कोरोना से लड़ने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाएंगी और वायरस को ख़त्म करने में मदद करेंगी। प्रोजेक्ट हेड एल्बर्टो ऐप कहते हैं कि यूनिवर्सिटी से जुड़े क्लोडिमिरो पिकाडो इंस्टीट्यूट में ट्रायल होगा। उन्हें उम्मीद है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, इलाज का ये तरीका काम करेगा। उनके पास जो कुछ भी रिसोर्सेज मौजूद हैं उसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोजेक्ट हेड एल्बर्टो के मुताबिक सालों से वो घोड़ों की एंटीबॉडीज से सांप के जहर का तोड़ बनाते आ रहे हैं। इससे वो एंटी वेनम तैयार करते हैं। इसी तरह उनकी एंटीबॉडीज से कोरोना को हराने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी मिलेगी। ये इलाज ख़ास तौर पर सेंट्रल अमेरिका के गरीब तबके के लिए राहत देने वाला होगा। घोड़े से पहले लामा नाम के जानवर की एंटीबॉडीज़ भी कोरोना मुतासरीन के इलाज में कुछ हद तक असरदार साबित हुई है। पिछले हफ्ते ही स्वीडन के रिसर्चर्स ने ऐसी नैनो बॉडी की खोज की थी जिसमें कोरोना को ब्लॉक करने की सलाहियत है। ये कोरोना को ख़त्म भी कर सकता है। स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नैनो बॉडी को 12 साल के जानवर एप्लेका से निकाला गया था। इसे वायरस प्रोटीन के साथ कोरोना के मरीज में इंजेक्ट किया गया था। ये रिसर्च पूरी हो चुकी है, लेकिन नतीजे आने बाकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बहबूद अतफाल के इदारे यूनिसेफ और बैनुल अक़वामी गैर सरकारी तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कम और दरमियानी आमदनी वाले मुल्कों के 15% बच्चों की गुर्बत में इजाफा हुआ है, जिसके बाद ऐसे बच्चों की तादाद 1 अरब 20 करोड़ हो गई है। मुहक्किकीन ने गुर्बत का शिकार होने वाले बच्चों का तयन करने में जिन बुनियादी चीज़ों का जायज़ा लिया, उनमें तालीम से महरूमी, सेहत और सफाई तक रसाई ना होना और रिहाइश की अदम दस्तियाबी वगैरह जैसे अवामिल शामिल हैं। यूनिसेफ के सरबराह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरीटा फोर ने रिपोर्ट पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि ख़ानदान इस कोशिश में है कि वो किसी तरह गुर्बत से महफूज रह सकें, जो बज़ाहिर बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया के बेशुमार बच्चे एक बहरान की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट में हुकूमतों पर जोर दिया गया कि वो बच्चों को गुर्बत में से निकालने के मुनासिब अमली इक़दाम करने में ताख़ीर ना करें। हुकूमतों पर जोर दिया गया है कि वो समाजी खिदमात और मुलाजिमत के मौक़े पैदा करने के अलावा तालीम पर भी तवज्जो दें, ताकि ये बच्चे तालीमी इदारों में जाए बगैर भी तालीम हासिल कर सकें। रिपोर्ट में यह भी तजवीज़ की गई है कि हुकूमतें तरजीह बुनियाद पर बच्चों और उनके ख़ानदानों को गुर्बत के दलदल से निकालने के अमली फ़ैसले करें, ताकि उन्हें मुनासिब समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। ऐसे बच्चों के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में माली इमदाद फ़राहम करने, हेल्थ केयर और स्कूल में बाकायदा खुराक मुहैया करने को वक्त की ज़रूरत करार दिया है। यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक हुकूमतों के बेहतर फैसलों से बच्चे और उनके ख़ानदान मुस्तक़बिल के मसाइल से बच सकेंगे। रिपोर्ट में आलमी सतह पर एजुकेशन इमरजेंसी पर ख़ास तवज्जो दी गई है। सेव द चिल्ड्रन की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंगर एशिंग का कहना है कि तालीम से महरूम होने वाले बच्चों को जबरन मुलाजिमत या कम उम्री की शादी का सामना हो सकता है, जिससे वो गुर्बत के ना ख़त्म होने वाले चक्कर का शिकार हो सकते हैं। ज़्यादा मसरूफ़ रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए अब ज़ायद चार्जेस देने पड़ सकते हैं। दरअसल मरकज़ी हुकूमत अब एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों पर भी यूज़र चार्जेस लगाने पर गौर कर रही है। यूज़र चार्जेस कितना होगा ये अभी साफ नहीं है। रेलवे बोर्ड के सदर नशीन BK यादव ने कहा कि मुसाफिरों को बेहतर सहूलतें देने और रेवेन्यू के लिए ये फैसला किया गया है। रेलवे के मुताबिक शुरुआत में बड़े शहरों के भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर यूज़र चार्जेस लगेगा। इस वक्त मुल्क में करीब 7,000 रेलवे स्टेशन हैं। इनमें से लगभग 10 से 15% स्टेशनों पर ये यूज़र चार्जेस लागू किए जाएंगे, यानी करीब 1050 रेलवे स्टेशनों में यूज़र चार्जेस लगाया जा सकता है। हालांकि कितना यूज़र चार्ज लगेगा ये नहीं बताया गया है, लेकिन ये वाज़ेह कर दिया गया है कि ये रकम मामूली होगी। रेलवे उन स्टेशनों पर यूज़र चार्जेस वसूल करने का एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिन्हें रीडेवलप किया जा रहा है या जिन्हें रीडेवलप कर दिया गया है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इन स्टेशंस को आलमी सतह का बनाया जाएगा। उन्होंने अपील की कि मुल्क
वो बैरूनी मुल्क की कंपनियां इस बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लें। अमिताभ कांत ने कहा कि नई दिल्ली और मुंबई रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से नक्शा तब्दील हो जाएगा। मुल्क की जीडीपी में 1.5 से 2% का कंट्रीब्यूशन रेलवे कर सकता है और ये मुमकिन भी है। अमिताभ कांत ने अपने बयान में कहा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियां कुछ सालों लाने से ज़्यादा ज़रूरी है उनका तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम। मोदी सरकार कोरोना वॉरियर्स की इतनी तौहीन क्यों? वाज़ेह है कि मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद अश्विनी कुमार चौबे ने कोरोना वॉरियर्स के डेटा से मुतालिक राज्यसभा में कहा था कि तिब्बी खिदमात रियासती हुकूमत के मातहत है, इसलिए मरकज़ के पास इस ताल्लुक़ से कोई आदाद शुमार नहीं है। राज्यसभा ने हिंदुस्तानी तरीक़े इलाज की नशर व इशाअत की यकीन दहानी के साथ होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल तरमीमी बिल और इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल तरमीमी बिल 2020 को आज सूती ओर से मंजूर कर दिया। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर हर्षवर्धन ने इन दोनों बिलों पर एक साथ होने वाली बहस का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत हिंदुस्तानी तरीक़े इलाज को फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ज़ाती सतह पर उसे आलमी सतह पर इसको फ़रोग़ देने में मसरूफ़ हैं और पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी तरीक़े इलाज को मकबूल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुदरती इलाज, मुआलजे और योगा को भी तरजीह दी जा रही है और इसके लिए अलग अलग आयोग तश्कील देने की तैयारी की जा रही है, इस पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि वजारत आयुष के बारे में बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस मकसद से आयुष की वजारत तश्कील दी गई थी वो अपने मकासद को पूरा करने में कामयाब रही। है कॉम्पिटेंस है, उसके अंतर्गत कोई भी आता है, वो एससी है तो भी वो उसके अंदर आएगा, वो एसटी है तो भी वो उसके अंदर आएगा। और इस नाते जो है इस प्रकार का कोई उसमें रिजर्वेशन इत्यादि नहीं है। जो होम्योपैथी इत्यादि के बजट्स के बारे में बात की गई है, निश्चित रूप से सरकार इन सब चीज़ों के प्रति प्रतिबद्ध है। और कुछ एक मेंबर ने हमसे जो देश में और आंध्र प्रदेश में आयुष फैसिलिटीज़ कौन सी किस किस स्थान पे है इसके संदर्भ में बात की है, तो मैं समझता हूँ कि ये इस बिल के प्रावधान के तहत ये डिस्कशन का शायद पार्ट नहीं हो सकता, लेकिन सेपरेटली अगर जो मंत्रालय से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो विस्तृत जानकारी ज़रूर दी जाएगी। मैं दोबारा ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इन दोनों बिल्स को लाने के पीछे सरकार की मंशा बहुत ही पारदर्शी है, बहुत स्पष्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है इंटेंशन कि हम जो है ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपना चाहते हैं। सरकार हर तरीके का जो मोस्ट मॉडर्न और जो मोस्ट यूज़फुल जो रिफॉर्म जो मेडिकल एजुकेशन में और सारे इंडियन सिस्टम्स में और दूसरे मॉडर्न सिस्टम्स में होना चाहिए वो कर रही है। और उसके नतीजे भी पिछले 5 साल के अंदर नज़र आ रहे हैं, जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल स्टूडेंट्स, पीजी सीट्स, यूजी सीट्स, ये यहाँ पर उनके बारे में विस्तार से करने का शायद समय और इस बिल के कंटेक्स्ट में उचित नहीं होगा। लेकिन सरकार पूरी तरह से देश के हर नागरिक को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा, सारे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन उसके लिए सुलभ ढंग से उपलब्ध हों, इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसी के लिए आयुष्मान योजना है, इसी के लिए 1.5 लाख जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जहां पर आयुष के भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, इन सब चीज़ों का प्रावधान है। इसी के लिए आने वाले समय में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है और बहुत सारी घरेलू डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम की गूगल प्ले स्टोर पर वापसी हो गई है। पेटीएम ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। इससे पहले दोपहर में गूगल ने प्ले स्टोर से इस ऐप को हटाने की जानकारी दी थी। इसके बाद पेटीएम ने ट्वीट किया था कि पेटीएम ऐप डाउनलोड करने या अपडेट करने के लिए गूगल के प्ले स्टोर पर आर्जी तौर पर दस्तयाब नहीं है, ये बहुत जल्द वापस आ जाएगा। आपके सारे पैसे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और जो लोग पहले ही पेटीएम ऐप डाउनलोड कर चुके हैं वो मामूल के मुताबिक अपने पेटीएम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपको बता दें कि गूगल ने जुम्मे को गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया था। इस पर गूगल ने कहा था कि वो किसी भी गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने वाले ऐप की हिमायत नहीं करेगा। पेटीएम और यूपीआई ऐप के ज़रिए डेवलप किया गया है। इस ऐप को स्टोर पर दर्ज करने पर यह नज़र नहीं आ रहा था। पहले एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इंस्टॉल हुआ ऐप काम कर रहा है। पेमेंट ऐप के अलावा कंपनी के दीगर ऐप्स वगैरह स्टोर पर मुहैया हैं। हालांकि अभी पेटीएम की माफ़ कीजिएगा इस पर पेटीएम ने खुलासा किया था बाद में, जिसको गूगल ने मान लिया और वो ऐप वापस आ गया। नाजरीन, आज की इस खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।